पार्टी की रिपोर्ट मिल जाता था, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट कोई देने वाला नहीं रहता था। पुलिस का पूरा अपना टारगेट रहता था कि दिन में 3 मुहान चौक तकला आना है। इधर में तो दिन हो चाहे रात में इधर उन लोग को घुसना मुश्किल रहता था। इस इलाका में लगभग बहुत अच्छा खासा माओवादी लोग रहता था और कब्बो उन लोग से टक्कर लेने के लिए क्षमता रहता था, जिसके चलते उन लोग नहीं आ पाता था इधर। इनकी तस्वीर के लिए और इनके वीडियो क्लिप के लिए बड़ी बड़ी मीडिया और सरकार और पुलिस प्रशासन हैरान और परेशान रहती थी कि कहीं से मिल जाए। उस शख्स को आज जो है आप शाहिद हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे आप जो है लाइव देख रहे हैं। बहुत बार गोली चला है कि गांव से आप लोग बच्चा ले लेते थे कि आना पड़ेगा, संगठन में आना पड़ेगा, इसमें कितना सच्चाई है? क्योंकि आपके आदेश पर सरकार थर्रा जाती थी और पार्टी में जनता को भरोसा रहता था, पुलिस में भरोसा नहीं होता था। कि पहले ये नक्सली हैं जिनको जो है सरकार ने 25 लाख का इनाम जिनके ऊपर घोषित किया था। उनको बोलना पड़ रहा है कि सरकार हमारे साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है। हमारा इलाका में हमारा माँ बहन बेटी बहू को भी बहुत प्रकार का दुराचार किया जाता था। या यहाँ का आदिवासी का ज़मीन में कोयला है, यहाँ पर ग्रेफाइट है, यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ माइंस है। ज़मीन के रसीद कटने के बावजूद में भी उसको बिहार सरकार करके आज बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है। ये आज नहीं, छोटा मोटा साजिश नहीं है, एक बहुत बड़ा साजिश है। शाहिद हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे आप झारखंड के एक से बढ़कर के एक खूंखार नक्सलियों की खौफनाक दास्तान को लगातार सुनते और देखते आ रहे हैं। आज हम आपको झारखंड के एक ऐसे दुर्दांत खूंखार नक्सली रहे एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जिसके नाम से पूरा झारखंड कांपता था। और अब तक बताया ये जाता है कि ये सबसे बड़े इनामी नक्सली हुआ करते थे झारखंड के। इनका दहशत ऐसा था कि इनके एक ऐलान पर एक बार अगर ये बोल देते तो इनके एक ऐलान पे जो है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की सरकार हिल जाती थी। पूरे इन राज्यों में लोग थर थर काँपते थे, जिसके नाम से वो शख्स आज हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने जो है ये बंदूक का रास्ता क्यों चुना। आज हम लोग आपको बता दें, अगर राजधानी की बात करेंगे तो रांची से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक ऐसे जंगल में है। आप देख भी रहे होंगे, इधर में कहेंगे अपने सहयोगी से दिखा देने के लिए, एक ऐसे जंगल में है जिस जंगल में मुझे लगता है कि आपको अगर आने के लिए कह दिया जाए अकेले अभी भी, तो आप कहीं ना कहीं मतलब हार्ट अटैक कर जाएंगे। ऐसे जंगल में इस वक्त हम लोग हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि आज से 20 साल 25 साल पहले क्या रहा होगा। तो आइए आपको मिलाते हैं उसी शख्स से, उसी शख्सियत से जिनके नाम से हमने जो आपको बताया ये राज्य कांप जाते थे। क्या कारण है, क्यों इन्होंने जो है बंदूक का रास्ता चुना? दादा क्या नाम है आपका, एक अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम तो हुआ ऐसे आम तौर पर गांव में मेरा ओरिजिनल नाम बालकेश्वर उरांव नाम हुआ, और पार्टी कहिए माओवादी कहिए उसमें मेरा बड़ा विकास के नाम से जाना जाता था। और हम वहाँ पर एक लंबे दिन में काम किए भी, और बड़ा विकास के नाम से ही सब लोग जाने जाते थे। 25 लाख के इनामी हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा दादा कि आप नक्सली क्यों बने, क्या कारण था नक्सली बनने का? सबसे पहले तो आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इतना विकट जंगल गांव घर में आप लोग कहाँ लोहरदगा कहाँ रांची से चल करके और आए और हमारे गांव में पहुँचे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा गांव मेरा आज भी विकास का राह से बिल्कुल हम कटे हुए हैं, दूर हैं। नहीं यहाँ रोड है बढ़िया, नहीं आप लोग को आने में कितना मशक्क़त करना पड़ा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारा स्टोरी लेने के लिए आए हैं। तो दादाजी पहले भी आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हमारा एक लंबे दिनों का ज़मींदारी प्रथा शोषण रहा हुआ करता था। यहाँ पर विकास के नाम पर, सरकारी फंड के नाम पर बिल्कुल ही कोई जानता नहीं था। जो कुछ भी अगर थोड़ा मोड़ा भी कुछ जानता था तो ज़मींदार के नाम से जाना जाता था, और ज़मींदार लोग को ही पूरी इस सिस्टम ने
चलती चलता था। जो उन लोग कहता था वही लोग यहाँ को करना पड़ता था। मजदूरी की सवाल था, यहाँ का खेत खलिहान की सवाल था, यहाँ का जंगल की सवाल था। तो उसी क्रम ने यहाँ पर शोषण का अंबार था पहले, कहा जाए तो उसका बहुत गाथा पुराना है। उसका अगर थोड़ा सा भी आप लोग ढूंढ करके जाइएगा पीछे, आपको 90 के दशक में जाइएगा, मैंने आपको 95 90 92 95 में, तो कहीं से आप लोग पता चलेगा कि ज़मींदारों का एक चलती था। जो उन लोग का आप हमारा आदिवासी की ज़मीन होने के बावजूद, कागजात होने के बावजूद उन्हीं लोग को कब्जा में रहता था। जो उन लोग चाहता था वही करना पड़ता था। तो इसी क्रम ने एक हमारा एक कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI माओइस्ट पार्टी के नाम से इधर पर आया, तो वहाँ पर एक नारा दिया था पार्टी कि जोते बोवे काटे धान, खेत के मालिक वही किसान। तो इस नारा के तहत में आम जनता के बीच में काफ़ी शोषण था, ज़मीन के मामले में, मजदूरी के मामले में, इज्जत के मामले में। तो इस लेकर के पूरा इलाका, हम नहीं, पूरा झारखंड के एक अधिकांश जनता माओवादी के सपोर्ट में आ गया। और इस नारा के तहत में यहाँ पर जो ज़मींदार के हाथ में जो ज़मीन था 5,000 10,000 500 एकड़, उसको ज़मीन को कब्जा करके, जनता के जो ज़मीन था उसका हाथ में उसको कब्जा करके, उससे मुक्ति करा करके, झंडा गाड़ करके और आम जनता के बीच में जो बांटा गया, उससे बहुत जनता लोग खुश हुआ। अच्छा, नहीं, एक सवाल जैसे हमारे चैनल पे आप पहले भी कई नक्सलियों का इंटरव्यू आप देख चुके हैं। ज़मींदारी प्रथा जो थी और ज़मींदारों का जो आतंक था, उसी से कहीं ना कहीं दुखी होकर के लोग जो है नक्सली बने, ये तो सही बात है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अभी हम लोग यहाँ आ रहे थे दादा, हम लोगों का हालत ख़राब हो गया। ऐसा जगह लग ही नहीं रहा था कि ये 2025 में हम झारखंड के किसी गांव में जा रहे हैं। ये लग रहा था कि आज से 30-40 साल पहले की बात है, जहां भी हम लोग आए हैं। एक सामान्य से आदिवासी परिवार का लड़का, जंगल पहाड़ों में रहने वाला, आखिर भाकपा माओवादी में सरकार के नज़र में 25 लाख का इनामी नक्सली क्यों बना? ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। तो दादाजी देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कैसे बने। हम लोग एक जनता के बीच में या पार्टी आया तो उसको बीच में हम लोग समर्पित भाव हो करके काम करना शुरू किए थे। ये बात सच था। 90 के दशक में 92 95 99 के पीरियड में इतना शोषण था, उसमें हम लोग को भी काम करने का एक लालसा था कि नहीं, यही एक पार्टी है कि हमारा आदिवासी लोग को हमारे मान सम्मान, जगह ज़मीन से मुक्ति दिलाएगा। इसके लेकर के हम लोग बिल्कुल समर्पित भाव होकर के काम करना शुरू किए और हम लोग काम करते रहे। अब इस बीच में सरकार के क्या लगा ये हम भी नहीं समझ पाए, लेकिन हम लोग सरकार के खिलाफ कहिए चाहे पार्टी के समर्पित कहिए, कि जनता के समस्या के मामला को समझ करके हम लोग बिल्कुल समर्पित होकर के काम करना शुरू कर दिए। आप लोग समर्पित होकर के काम करना शुरू कर दिए, तो क्या आपकी ज़मीन लूटी गई थी? आपका ज़मीन को ज़मींदार लोग लूटा था? क्या कारण था? नहीं, मेरा ज़मीन तो लूटा गया नहीं था, लेकिन इलाका में खास करके देखिएगा, इधर लेस्लीगंज में एक होटाई गांव था, लेस्लीगंज में उधर डाबरा था, या और देखिएगा बहु जगन। तो हम लोग एक बहु जगन के दे करके कम से कम हम लोग का भी इलाका में लगता था। हम भी उस समय 95-96 के पीरियड में पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ने के क्रम में भी हम लोग भी बहुत सा मामला को सुनते समझते, तो हम लोग को भी लगता था कि नहीं, ये पार्टी सही है, इसको साथ में हम लोग को भी काम करना चाहिए। तो काम करने के क्रम में ही करते करते हम लोग भी गए, कुछ जुलूस मीटिंग भी करते करते उसी बीच में हमारा प्रति भी पुलिस का रवैया खोजबीन शुरू हो गया और उसी बीच में केस मुकदमा हो गया। तो केस मुकदमा होने के साथ साथ में हम लोग भी थोड़ा सा पुलिस से दूर बनाते गए, और जब एक तरफ से दूर बने तो दूसर का तरफ हम लोग नज़दीकियाँ बनते गया। तो एक प्रकार का पार्टी की तरफ ही हम लोग का ज़्यादा झुकाव हुआ और उसी प्रकार काम करते करते हम सक्रिय हो गए। और तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब आपका कोई पर्सनल मामला नहीं था जिस वजह से आप बने, आप जो है आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए नक्सली बने। जी हाँ, हम अपने समुदाय के लेकर के मामला, जो आज शोषण इलाका में जो हो रहा था
उसी को हम देख करके और उसी से हम प्रेरित हो करके हम एक संगठन कहिए, पार्टी कहिए, माओवादी, उसी में हम जुड़ गए थे। अच्छा दादा, जब आप संगठन में आए, नक्सली में जब आप बने, आप बता रहे थे कि 1995-96 का ये था, उस टाइम आपका एज क्या रहा होगा? उस समय के लगभग मेरा एज होगा 22-23। 22-23। हाँ, 23। तो 22-23 साल की उम्र में 1995-96 में आदिवासी समाज का एक युवक अपने समुदाय के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाता है, और आवाज़ उठा करके वो जो है संघर्ष करता है अपने समुदाय की जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, और उसको जो है कहीं ना कहीं नक्सली का एक नाम दे दिया जाता है और नक्सली बना दिया जाता है। आप ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दादा की विकास, बड़ा विकास, जो जिस नाम से ये प्रसिद्ध रहे संगठन में और 25 लाख के इनामी बने, इनकी तस्वीर के लिए और इनके वीडियो क्लिप के लिए बड़ी बड़ी मीडिया और सरकार और पुलिस प्रशासन हैरान और परेशान रहती थी कि कहीं से मिल जाए। उस शख्स को आज जो है आप शाहिद हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे आप जो है लाइव देख रहे हैं इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे है दादा, आप 1995-96 में बोले कि आदिवासी समुदाय के साथ में जो अन्याय हुआ उसके चलते आप नक्सली बन गए, तो क्या जब आप नक्सली बन गए तो वो अन्याय होना, अत्याचार होना बंद हुआ, उस पर रोक लगा? जी हाँ दादा, उस समय एक ऐसा यहाँ पर माओवादी के कहिए चाहे संगठन के कहिए, इतना दबदबा बन चुका था कि हम समझते हैं कि जो हमारा आम जनता के बीच में कमेटी होता था, पार्टी होता था, उसके अलावे जो वो डिसाइड करके सुनाता था, वो डिसाइड हमारा थाना तकला भी नहीं जाता था। हमारा गांव में ही सभी लोग सर्वसहमति से मानता था और वही फैसला निर्णायक साबित होता था। और ये चीज़ जब माओवादी का अच्छा खासा रहा तो और आम जनता का सहमति बना रहा तो बहुत अच्छा ढंग से यहाँ का बहुत से ज़मींदारों को जब्त करके ज़मीन, और जो ज़मीन ज़बरदस्ती ज़मींदार लोग दाब करके रखा था उससे मुक्ति पाया। और आज वो सभी लोग अपने हाथ में ज़मीन कागजात निकाल करके जोत कोड़ अच्छा से कर रहा है, जिसके चलते आज पूरे जगह पर आप अगर उस दिन के मूल्यांकन करके देखिएगा तो आज अधिकांश ज़मींदार के हाथ से किसान आदिवासियों के हाथ में ज़मीन अपना काबिज के तौर पर जोत कोड़ कर रहा है। ये वास्तविक आज सत्यापित है। मतलब जमींदार लोग से ज़मीन आप लोग वापस ले लिए? हाँ, वापस ले करके और आम जनताओं को ज़मीन के हाथ में आजू किया गया। चाहे आप यहीं पर देख लीजिए, होटाई के ज़मीन हो गया, होटाई भंवरदा में ज़मीन हम लगता है कि 12 गांव में कम से कम 10,000 एकड़ ज़मीन पूरा उसको अपना कब्जा में था, जो आजू पूरे आम जनता आदिवासी लोग आजू अपना ज़मीन को कब्जा करके कागज़ पत्र निकाल करके आजू जोत कोड़ कर रहा है और उसका ज़मींदारी को आजू ख़त्म कर दिया। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है कि जैसे बहुत सारे नक्सलियों का हम लोग इंटरव्यू लिए तो बोले कि ऐसा नहीं है कि खतरा ज़मींदारों से जो है सिर्फ ज़मीन को बचाने का था या ज़मीन के लूट जाने का था, बहु बेटियों पर भी कहीं ना कहीं गलत नज़र रखा जाता था। इसमें कितना सच्चाई है? एकदम ये सही बात था। आज वो ज़मींदारी ही नहीं बल्कि हमारा इलाका में हमारा माँ बहन बेटी बहू को भी बहुत प्रकार का दुराचार किया जाता था। ये उन लोग के अंदर में पुलिस प्रशासन किसी प्रकार के कोई डर नहीं था, उन लोग अपना मनमानी रहता था, जिसके चलते ये पार्टी के अंदर में पार्टी के साथ में आम जनता को एक तरफा समर्थन मिला। यही कारण था। शोषण एक प्रकार का नहीं था, ज़मींदारी शोषण था, मान सम्मान का शोषण था, यहाँ का मजदूरी के शोषण था, यहाँ के हमारा हक अधिकार के शोषण था, विभिन्न किस्म के तरह ही हो रहा था, जिसके चलते आम जनता पुलिस की लाठी डंडा गोली जेल जाने की स्वीकार किया, लेकिन पार्टी के साथ में समर्पित होकर के काम कर रहा था। पार्टी के साथ में समर्पित होकर के काम किए। बड़ा विकास जो कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में आतंक का नाम हुआ करता था। 25 लाख का इनामी खुखार, जिसके नाम से सरकार कांपती थी, पुलिस और जनता में भी खौफ रहता था। आखिर क्या कारण हुआ कि फिर आप जो है इस क्षेत्र में जब आप नक्सली जब आप बने तो आखिर क्या कारण रहा कि फिर वापस लौटे? कैसे लौटे? क्या गिरफ्तारी हुई या फिर जो है आप आत्मसमर्पण किए? क्या कारण हुआ वापस आने का? दादाजी देखिए, ऐसा तो बात था, लेकिन हम आज तक ला पार्टी में भी थे, तब भी हम
किसी को डराने धमकाने या उस प्रकार के काम नहीं करते थे। लेकिन इतना बात हमारा एक समर्पित भावना रहता था कि अगर हम इस जगह पर आए हैं, जिस उद्देश्य से हम आए हैं, जिस उद्देश्य के साथ में हम अपना त्याग, बलिदान, कुर्बानी या जान जोखिम देकर के आए हैं, वो हमारा आदिवासियों का मान सम्मान, हमारे आदिवासियों का हक अधिकार, आदिवासियों का हमारा सुरक्षा करना, ये मेरा परम मैंने क्या बोलता है इसको, परम था कि हम इसको हर हाल में लागू करेंगे, मान करके चलेंगे। और जो भी अगर हमारे आदिवासी गरीब गुरबा के कोई शोषण करेगा, उसको प्रति हमारा कड़ा प्रहार रहेगा। और इसी लेकर के हमने हमेशा आम जनता के साथ में जुड़ल रहते थे। और इसी उद्देश्य के साथ में हमारा एक संगठन चलाने का, जब हम अपना 100 मेंबर में आ गए, जैसे कि हमारा पार्टी के अंदर में भी एक रैंक होता है, तो हम एरिया से सब जोन, जोन, रीजन, 100 मेंबर, सैक मेंबर का होता है? 100 मेंबर एक पार्टी का एक राज्य स्तरीय कमेटी होता है। केंद्रीय कमेटी से इसका नीचा स्तर है 100 मेंबर का, ठीक है। तो उस रैंक में हम लोग का बिहार झारखंड का एक 100 मेंबर कमेटी होता था, होता है अभी भी। तो उसका भी हम एक मेंबर थे। और मेंबर हमारा होने के चलते यहाँ का हमारा आदिवासियों के बीच में बहुत अच्छा पकड़ था। और जो कुछ भी हम निर्णय लेते थे, हम आदिवासी के हित के लिए लेते थे, गरीबों के पक्ष में लेते थे, जिसके चलते हमारा सरकार भी देखता था, यहाँ का प्रशासन पूरा एक टारगेट करता था कि कहीं भी कुछ भी बगड़ल क्षेत्र में भी हो तो बड़ा विकास जाता है और वहाँ पर सभी आम जनताओं को एकत्रित कर लेता है। और अपने तो तरफ मतलब नक्सली होकर के भी कहीं ना कहीं पुलिस, सरकार और आम जनता के लिए जो है बड़ा विकास हीरो की तरह मतलब रहता था, हीरो की तरह लोग मानते थे, नेता की तरह। हम तो वैसा नहीं समझते थे दादाजी, लेकिन हम अपने तरफ से दिल से चाहते थे कि इसका समस्या है उसको हम समाधान करेंगे। हमारे आज जब हम इस राइफल लेकर के आए हुए हैं, इतना बड़ा कुर्बानी लेकर के हम चले हैं, तो अगर हमारा इस जोखिम के कदम के बावजूद में भी हमारे लोग को अगर फ़ायदा ना हो, उसका समस्या दूर ना हो, उसका मान सम्मान ना मिले, तो मेरा ये चलना बेकार व्यर्थ है। ये हमारा हमेशा प्रण रहता था, जिसके चलते हम कहीं भी आदिवासी का मामला अगर आता था, हम वहाँ धड़ल्ले से जाते थे। चाहे पार्टी की मामला, अगर किसी प्रकार के पार्टी से भी अगर हमारा आदिवासियों के बीच में अगर कोई मामला आता था, तो उसमें भी हम पार्टी में भी अपना डिबेट रखते थे कि नहीं, हम अगर थोड़ा सा भी अगर गलत भी हमारा आदिवासी के पक्ष में है तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे और उसको हम समझाने के काम करेंगे। ये नहीं कि हम उसको दंडित देवेंगे। हम जिसके चलते हम आम जनताओं के लिए बीच में हम बहुत लोकप्रिय बनते गए। और इसी के उद्देश्य से हमको सरकार ने पहला टारगेट करता था कि यही एक बड़ा विकास है जो माओवादी को पूरे अपना समेट करके संगठन को चला रहा है और आम जनताओं को जोड़ करके रखा हुआ है। और इसके तोड़ने के लेकर के सरकार ने हमको बहुत सा दलाल खड़ा किया, पार्टी में भी दलाल खड़ा किया, बहुत जगह हमारा गिरफ्तार करवाने के लिए, मरवाने के लिए बहुत सा अपना तकनीकी अपनाया। लेकिन जो भी पुलिस अपना नेटवर्क बिछाता था, वो हमारा पक्ष में ही लोग कहता था कि नहीं, हम चाहे कुछ भी हो जाएंगे लेकिन हम उनको खिलाफ नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा, एक चीज़ दादा, जिसे मान लेते हैं मर्डर की अगर हम बात करें, कहे कि नक्सली का जहाँ नाम आता है वहाँ मर्डर का एकदम ये रहता है कि क्या होगा, कितना मर्डर किए हुईएगा आप? दादाजी देखिए, हम मर्डर के पक्ष में पार्टी में भी नहीं थे, समझ गए, और न हम मर्डर हम होने देते थे। हम बहुत लोगों को समझा बुझा करके उस कमियां को दूर कर लेते थे। आम पब्लिक को अगर लाख गलती भी करता था, उसको हम बहुत से लोगों को माफ़ कर दिए। यहाँ तक ला कि कभी कभी पार्टी के अंदर में कुछ लोग को गाहे बगाहे कम नादानी के कारण कुछ पुलिस के मुखबिरी बना करके टारगेट भी कर लिया जाता था, उसको मारने के भी तय कर लिया जाता था। लेकिन हमने उसको माफ़ करने के प्रयास करते थे। बहुत से आप पूरे झारखंड में गढ़वा से लेकर के डालते थे, गढ़वा हो गया, चाहे लातेहार, गुमला, सिमडेगा, चाहे आपको लोहरदगा के कोई भी ज़िला में, लोहरदगा में भी कई लोगों को हमने, लातेहार में भी कई लोगों को तय किया हुआ में से, बांधल में से हम उनको बकस दिए। पार्टी से लड़ करके हम उन लोग को जान को बचा दिए। मतलब
किसी को मारना रहता था तो उसको बांध देते थे, हाथ पैर सब बांध देते थे, जी हाँ, और बांध देते- उससे बंधल वाला को भी छुड़वा देते थे आप। हम बहुत लोग को छुड़वाए हैं। देखिए हमारा- ये जो है लोग कहीं ना कहीं नक्सली और जो नक्सलवाद है इसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, लेकिन बड़ा विकास दादा जो है इन्होंने जो है कई ऐसे लोगों की जान बचाई जिसको नक्सलियों ने डिसाइड कर लिया था कि इसको सज़ा के तौर पे इसकी हत्या करनी है, हाथ पर बांध दिया उसका मर्डर करने के लिए, लेकिन उसको जो है इन्होंने बचाने का काम किया। अच्छा, दूसरा चीज़ दादा, पूरे झारखंड में, बिहार में, हर जगह जब आपके नाम का दबदबा था, 25 लाख का इनामी, ये सब सुन करके कैसा लगता था आपको जब पार्टी में थे तो? हम इस संबंध में उस ज़माना में जिस समय हम पार्टी में थे तो मेरा ये सब कोई चीज़ को मायने ही नहीं रखता था कि हम कहाँ हैं नहीं। हमको एक ही प्रण रहता था कि हम इतना बड़ा जोखिम लेकर के जब हम कदम चल रहे हैं तो इस जोखिम भरा कदम के साथ में हमारे लोगों को फ़ायदा हो। अगर हमारा लोग के बीच में आपस में हमारा आदिवासी को किसी प्रकार के कोई समस्या आता था उसको हम बहुत बारीकी से उस मामला को लेते थे और उसको हम निदान करते थे, चाहे आपसी मामला हो, चाहे भाईचारा का मामला हो, चाहे गांव घर की मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन की भी कोई मामला हो, तो उसमें भी हम समझते थे कि नहीं, ये हमारा एक अपना पक्ष है, आदिवासी हमारा एक अपना पक्ष है, अपना वर्ग का हमारा अपना पक्ष है, इसीलिए हम उनको हम सलटाने के काम करते थे। अच्छा, दूसरा चीज़ है, जब आप काफ़िला लेकर के, अपना दस्ता लेकर के आप निकलते थे तो दस्ता में कितने आपके जो नक्सली होते थे उसका कितना लोग का संख्या रहता था, कितना लोग निकलते थे? देखिए दादाजी, उस समय टीम में अपना अपना एक टीम का एक संख्या आधारित बनाया गया था। एलजीएस के तौर पर एलजीएस में रहता था लोग 12-15, प्लाटून में प्लाटून का अपना टीम रहता था, उसमें 21 से 30 रहता था। उसे अगर ज़्यादा कहीं भारी संकट जगह पर जाना होता था, कहीं चपचपा पुलिस के जगह पर जाना पड़ता था तो उसी के साथ में डबल कर देता था, 2 टीम बना दिया जाता था। तो उस परिस्थिति अनुकूल टीम को तो आम तौर पर एलजीएस, प्लाटून और कंपनी रहता था। तो हमारा अपना एक प्लाटून रहता था, उसमें हमारा अपना 30 के संख्या रहता था, उसी के साथ में हमको कहीं भी जाना आना रहता था। अगर कहीं भी ज़्यादा कोई मामला टेकअप करना हो तो उसके साथ में एक हमारा और एक एलजीएस हम ले लेते थे, जिससे हमको 40 की संख्या हो जाता था, तो हमारा मजबूत रहता था। ऐसे भी हम कहीं भी जाते थे तो हम अपना मजबूत के साथ में, और हम पार्टी में रहते थे तो हम अधिकांश टीम के सिवाय और कहीं जाते नहीं थे। कितना बार आपका पुलिस से मुठभेड़ हुआ? पुलिस तो बहुत बार हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं है, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। गोली भी खूब अनगिनत चला होगा? बहुत बार गोली चला है, बहुत बार, बहुत बार चला गोली। अच्छा, हथियार कौन सा रखते थे दादा? हम सिंपल हथियार रखते थे, सिंपल साधारण। सिंपल साधारण। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, नक्सली लोग के बारे में हम लोग भी सुनते हैं कि किसी को पकड़ लिया, कोई गलती किया तो उसको पकड़ करके दंडित दिया, बांध करके पीटा उटा या सज़ा दिया, या फिर जबरन भी कई बार आरोप लगते रहा है नक्सली पे। हम लोग जो पुराना जो इंटरव्यू किए हैं उसमें कुछ लोग सवाल भी पूछा था हम लोग से कि आप लोग सवाल पूछिएगा, किसी का लीजिएगा इंटरव्यू, कि गांव से आप लोग बच्चा ले लेते थे कि आना पड़ेगा, संगठन में आना पड़ेगा, इसमें कितना सच्चाई है? नहीं दादाजी, देखिए, कुछ लोग हमारे कैडर में ये शिकायत आता था, आया भी था, उसको साथ में हम लोग बैठ करके उसको आलोचना भी की। कुछ इसका सुनने में नहीं, कुछ देखने में भी लोहरदगा क्षेत्र में ऐसा बना हुआ था माहौल। तो वहाँ की कुछ लोग जो काम करने वाला कमांडर कहिए, लीडर कहिए, वो कुछ इस किस्म के दबदबा, किस्म के ज़बरदस्ती ज़्यादती किया था, ये बात भी सच है। और उसमें हम लोग पूरे मीटिंग में बैठ करके उसको पूरी इसको हम लोग एक खंडन किए थे कि इस प्रकार का हमारा पार्टी के अंदर में ये रवैया या नियम नहीं है कि किसी को दबा करके ज़बरदस्ती पार्टी में लाना, ये गलत बात था। और हम अपने तहत से हम लोग ऐसा नहीं करते थे। और यहाँ तक ला कि अगर किसी को कोई आरोप आता था तो पहला पार्टी के था कि पहले उसको विधिवत ढंग से जांच पड़ताल किया जाए, और जांच पड़ताल के बाद में अगर उसको साबित भी कुछ आ गया तो अंतिम फैसला हम लोग आम जनता के जन अदालत में ही जाते थे।
और जन अदालत के जाने के कारण ही हम लोग बहुत लोग को जान बचाए। अच्छा, जन अदालत में आप बोल रहे हैं जान बचाए, लेकिन जन अदालत के बारे में बोला जाता है कि वहाँ बांध करके पीटते भी थे, मारते भी थे, जन अदालत लगा करके। इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं था। कुछ लोग जगह पर ऐसा कुछ होता था और कुछ लोग को कुछ गड़बड़ी भी छोटा मोटा रहता था। गांव घर में चोरी चबाड़ी या कुछ बदचलन काम करना, तो उसको थोड़ा सिखाने के तौर पर आम जनता के सहमति से 2-4 डंडा पिटाई भी किया जाता था। ये सच बात भी था, लेकिन आम तौर पर आम सहमति के तौर पर ही किया जाता था ये सब। आम सहमति के। तो आप जो है झारखंड के सबसे खूंखार नक्सली रहे, 25 लाख के इनामी बड़ा विकास को इस वक्त जो है अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सवालों का सिलसिला इनसे लगातार भी जारी रहेगा, लेकिन आपको बता दूं कि अभी आप राजधानी का ही बात कर लें तो रांची से लगभग 250 किलोमीटर के दूर हम लोग एक ऐसे जंगल में हैं जहां आप देख लीजिए शाम होना शुरू हो गया है। और ये अभी जो है ये कल्पना करना मुश्किल है कि इस वक्त जो है हम लोग इस जंगल में हैं। दादा से फिर सवाल करेंगे, आपके हाथ में कुछ कागज़ भी है दादा, क्या कागज़ है इसके बारे में बताइए ज़रा। ये कागज़ है, हम लोग कुछ गांव में हम लोग का अभी भी यहाँ पर रोड का काफ़ी दिक्कत है। और रोड की दिक्कत होने के चलते यहाँ के पूरे गांव लोग एक बार सब लोग अपने श्रमदान के बदौलत यहाँ पर रोड बनाया, जिसके चलते कुछ मोटरसाइकिल वगैरह आने और जाने का रास्ता बनाया है। उसी का हम लोग एक ठो आवेदन बनाए हैं कि यहाँ पर हम लोग स्थानीय विधायक को देवेंगे, डीसी को देवेंगे, और यहाँ का एक हमारा ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे हैं, उसको भी देवेंगे। इसके लेकर के हम लोग यहाँ पर गांव में साइन वाइन करने के लिए पूरे आम जनता भी जुटे हुए हैं, हम भी जुटे हुए हैं, ताकि हम लोग को गांव में अच्छा रोड बन जाए, ताकि यहाँ पर आने जाने का सुविधा हो। यहाँ पर बहुत से अपने हितनात लोग भी चाह करके हमारे गांव में नहीं आ पाते हैं। यहाँ के अधिकारी लोग भी यहाँ पर हमारे गांव में नहीं आ पाते हैं, जबकि हमारा ये क्षेत्र, ये गांव डोंकी पंचायत हमारा आदिवासी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षण सीट भी है, और एक प्रकार का हमारा यहाँ मेसो क्षेत्र के अधीन हमारा ये गांव आता है। तो सारी सुविधा के होने के बावजूद हमारा गांव में अभी तक रोड नहीं हो पाया। पहले तो भाई मान लिए कि माओवादी के कारण यहाँ पर रोड नहीं हो पाता था, लेकिन आज भी माओवादी नहीं भी है, तब भी यहाँ पर हमारा रोड के जरिए बहुत सा यहाँ बाधित हो रहा है। हम लोग इसी के उद्देश्य से चाह रहे हैं कि हम अपने सरकार में अपना आवेदन दे करके हम लोग इसको एक बार रोड को हम लोग बनाने की कोशिश में सब जुटे हुए थे। तो अभी आप अपने गांव के विकास के लिए जो है और रोड रास्ता बनवाने के लिए आवेदन लेकर के जो मंत्री के पास जाइएगा, विधायक के पास जाइएगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपके आदेश पर सरकार थर्रा जाती थी और आज जो है आप अपने गांव में रोड बनवाने के लिए विधायक और मंत्री के पास जा रहे हैं आवेदन लेकर के। नहीं, हम सरकार से उस दिन भी सरकार के ही कमी को लेकर के हम लोग उस जगह को रास्ता अपनाए थे। यदि हमारा सरकार का सुविधाजनक होता, शोषण जुल्म से मुक्त होता, तो बहुत से लोग नहीं जाता। आज भी जब सरकार का जब चिंता बना कि गांव घर में शोषण के जरिए, अत्याचार के चलते या कोई सुविधा नहीं के चलते आज माओवादी तरफ जाता है, तो सरकार बहुत सा ध्यान दिया। और हम भी पहले एक प्रकार का माओवादी में गए थे, तो यहाँ पर सरकार बहुत सा पॉलिसी अपनाया, आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के जरिए एक प्रावधान लाया कि जहाँ पर भी एक सरकार का नज़र बना या शेड्यूल बना कि उस जगह पर जहाँ पर हमारा कोई विकास नहीं है, आम जनता को शोषण होता है, आम जनता का भलाई नहीं होता है, आम जनता का वहाँ का सुविधा नहीं है, उसको चिन्हित किया जाए। तो इससे हम भी सरकार के आत्मसमर्पण पॉलिसी नीति से हम भी प्रभावित हुए, और साथ साथ में पार्टी के अंदर में भी बहुत सा भटकाव आ गया। तो इसलिए आप जो है आत्मसमर्पण कर दिए। हाँ। अच्छा, जब आप आत्मसमर्पण किए तो आत्मसमर्पण नीति का जो लाभ होता है वो आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ, बहुत चीज़ मिला हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों अभी भी हमारा आत्मसमर्पण के बाद में भी सरकार का कुछ तयशुदा अनुकूल हमको मिला नहीं है, और उसके लेकर के भी हम कुछ आवेदन दिए हैं, यहाँ के डीसी के दिए हैं,
हम यहाँ के मुख्यमंत्री के भी दिए हैं, लेकिन अभी तकला हमको आश्वासन भर मिला है। तो मेरी भी कहीं न कहीं सरकार से और ख़ास करके जो लातेहार की प्रशासन है उससे और जो अपने झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मेरा निवेदन है, आग्रह है कि बड़ा विकास, जो कि एक ऐसे नक्सली रहे हैं जिन पे जो है सरकार ने 25 लाख का इनाम घोषित किया था, जब ये सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के मुख्य धारा में लौटे हैं और अपने गाँव के विकास को लेकर के आज जब ये संघर्ष कर रहे हैं, तो इनके आवेदन को गंभीरता से लिया जाए, इनके मांग को गंभीरता से लिया जाए और कहीं न कहीं जो इस गांव की जो विकास की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। अभी हम लोग आ रहे थे, आपको बता नहीं सकते हैं कि जब हम लोग लातेहार और जो डाल्टनगंज लातेहार वाला जो हाईवे है उससे जब हम लोग अंदर घुसे तो अंदर घुस करके 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने में जो समय लगा है उसके बारे में क्या ही आपको बताएँ। अच्छा, दूसरा सवाल है दादा आपसे, अभी राज्य में आदिवासी की सरकार है 25 साल से, लगातार जब से झारखंड बना है आदिवासी की ही सरकार है। अभी क्या लगता है आपको, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जो है आदिवासी लोग का शोषण हो ये रहा है या वो रुका है, अब जो है आदिवासी को उसका हक अधिकार मिल रहा है? नहीं, देखिए, आदिवासी को सरकार जरूर बना हुआ है। जिस उद्देश्य से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ उस उद्देश्य के साथ में हमारा काम जितना होना चाहिए तेजी गति में वो नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारा आदिवासी बहुत से चीज़ों से वंचित हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा खास करके लातेहार ज़िला के अंदर में हमारा आदिवासियों का ज़मीन विवाद बहुत बड़ा जटिल है। ज़मीन का विवाद यह है कि नया सर्वे में हमारा पुराने दिन में हमारा रसीद काटता था, यहाँ के हमारा नहीं पूरे लोग के बता रहे हैं, हमारा रसीद काटता था, हम उसमें जोत कोड़ करते थे और वो ज़मीन को हमको बिहार सरकार कर दिया गया है। अब बिहार सरकार करके आज हमारे आदिवासियों को हाथ से बेदखल कर दिया गया है। तो आज उसके लेकर के भी पूरा आदिवासी लोग आज कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए, सरकार अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान देगी तो हमारा ये आदिवासियों को पुराना ज़मीन, पुराना सर्वे को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये मामला सब लोग उठा रहे हैं, हमारा विधानसभा में भी उठ रहा है, हमारा विधायक लोग भी उठाते हैं, हमारा बड़ा लोकसभा आम सभा में भी उठाया जाता है कि यहाँ का ज़मीन की समस्या दूर किया जाए। लेकिन इसको गहराई से अभी तकला ने हमारा सरकार, न विधायक, न कोई मंत्री इसको कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर गहराई से जाएंगे तो आखिर ये आदिवासियों को ज़मीन या यहाँ के लातेहार वासियों को ज़मीन को पहले दिनों में हमारा जब रसीद काटता था और आज उसको बिहार सरकार करके और यहाँ पर एक खुला छूट दे दी गया है। यहाँ के सीईओ, यहाँ के कर्मचारी लोग मनमानी ढंग से परेशान करना। तो अगर इसमें हम चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारा इस बिंदु पर सरकार ध्यान दे करके हमारा जो ज़मीनी मामला है वो हमारा आदिवासी का ज़्यादातर मामला उठा हुआ, इसमें भी देखा जाए अगर कोई लोग अगर छानबीन अगर कमेटी बना करके इसको जांच किया जाएगा तो जो नया सर्वे में जो हमारा पुराना ज़मीन को जो सर्वे में जो गड़बड़ किया गया है वो अधिकांश मिलेगा हमारा गरीब आदिवासी की ज़मीन, गरीब आदिवासी का। अच्छा, एक फॉरवर्ड जाति की ज़मीन को एक भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा हमारा सभी गरीब आदिवासियों के ज़मीन को ही इधर उधर किया हुआ। तो गरीब आदिवासी का ज़मीन आज भी कहीं ना कहीं जो है जो अधिकारी पदाधिकारी उनके द्वारा एक तरीके से समझे कि लूटा जा रहा है, आपका ये कहना है? जी, आज भी हमारा कहना है कि वो हमारा जानबूझ करके हमारा गरीब आदिवासियों के ज़मीन को बिहार सरकार किया गया है ताकि इस ज़मीन को इस नाम पर यहाँ के कुछ लोग ज़बरदस्ती मनमानी कागज़ बना लेवे या यहाँ का आदिवासी का ज़मीन में कोयला है, यहाँ पर ग्रेफाइट है, यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ माइंस है, ताकि हम बिहार सरकार कर दें तो इसको हद तकला कोर्ट से चाहे यहाँ का सर्वे से ये साबित कर दिया जाए कि नहीं ये आपका ज़मीन नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ में हमारा पुराने दिनों में ज़मीन के रसीद कटने के बावजूद में भी उसको बिहार सरकार करके आज बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है। ये आज नहीं छोटा मोटा ही साजिश नहीं है, एक बहुत बड़ा साजिश है। ये बहुत बड़ा साजिश के जरिए ये ज़मीन को इधर उधर किया गया, लूटा जा रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल है, हम लोग अभी आ रहे थे आपके गाँव में तो बहुत सारा कच्चा मकान देखें, उसके बाद जो है पीने के पानी का भी अच्छा व्यवस्था नहीं है, रास्ते की स्थिति तो पूछिए ही नहीं कि रास्ता कभी बना होगा ऐसा भी नहीं लगता है। क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में जो है अभी भी विकास नहीं हुआ है?
खास करके यहाँ के साहब लोग का या अधिकारी लोग को आज भी कुछ विभाग में विकास के नाम पर जो काम आज आ रहा है वो आज बंदरबाट के नाते सब कुछ आज डिसाइड हो रहा है। सभी चीज़ों को कहाँ से कौन ठेकेदार के द्वारा हमको बेनिफिट होगा उसी की चापलूसी के तहत में तय किया जा रहा है कि कौन क्षेत्र में कितना करोड़ रुपया फंडिंग किया जाए। और जहाँ पर जो लोग जगह जिस जगह पर विकट जगह पर ट्राइबल जगह पर या इंटीरियर जगह पर अगर उससे लगेगा कि यहाँ पर हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इस रोड के काम कराने में हमको पैसा नहीं बचेगा, इसका एग्रीमेंट करने में हमको पैसा नहीं मिलेगा, वैसे जगहों पर अभी भी कोई काम का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है। ये फाइनल बात है, जिसके चलते बहुत जगह देखिएगा कि जहाँ ज़रूरत है रोड का, कुआं का, जिस आदिवासी को इंदिरा आवास का, अबू आवास की ज़रूरत है उसको नहीं दे करके चुने गिने लोग को, चापलूस लोग को दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है आपसे कि आप जब अपने घर में नहीं रहते थे, अपने गांव में नहीं रहते थे, उसके बाद भी पता है हमको चला रास्ते में जब आपके बारे में हम लोग रिसर्च किए, पूछे लोगों से, तो पता चला कि आपके गांव से 5-7 किलोमीटर पहले ही पुलिस 12 बजे दिन तक आती थी, उसके बाद इधर आने का हिम्मत नहीं करती थी। क्या कारण है इसका? दादाजी बात सही है कि उस समय हम लोग जब काम कर रहे थे तो बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और पूरे इलाका के जनता एक्टिव रहता था। पार्टी की रिपोर्ट मिल जाता था लेकिन पुलिस को रिपोर्ट कोई देने वाला नहीं रहता था, जिसके चलते हमारा गांव डोंकी में है, लेकिन यहाँ से 7 किलोमीटर एक 3 मुहान बंदुआ है। पुलिस का पूरा अपना टारगेट रहता था कि दिन में 3 मुहान चौक तकला आना है। इधर में तो दिन हो चाहे रात में इधर उन लोग को घुसना मुश्किल रहता था। इस इलाका में लगभग बहुत अच्छा खासा माओवादी लोग रहता था और कब्बो उन लोग से टक्कर लेने के लिए क्षमता रहता था, जिसके चलते उन लोग नहीं आ पाता था इधर। अब अभी इस इलाका में बहुत शांत है, माओवादी के नहीं के बराबर है। हम लोग जब सिलेंडर कर गए और कुछ पार्टी के अंदर में भटकाव आने के चलते आम जनता भी उससे दूर होने लगा और सभी लोग समझ गया कि पार्टी के अंदर में जो पुराना सिद्धांत था, आम जनता को बात को सुन करके कोई चीज़ को निर्णय लेने का जो अपना रखता था, पार्टी हैसियत ताकत रखता था, कमेटी के अंदर में अपना पकड़ बनाए रखा था कि जो भी अगर हमारा कोई कार्यकर्ता अगर गलत करेगा तो उसको पार्टी के अंदर में भी हम दंडित करेंगे और जनहित के खिलाफ नहीं जाने देंगे। जनता के खिलाफ ने कोई कैडर को नहीं जाने देने का एलाव था। अगर कोई जनता के खिलाफ कोई काम करता, अनर्गल काम करता या कुछ नशा पानी काम करता या पार्टी के खिलाफ जनता के विरोधी कोई काम करता तो उसको पार्टी से निकाल बाहर किया जाता था, जिसके चलते आम जनता को पूरी समर्थन रहता था और जिसके चलते समर्थन होने के चलते पार्टी में जनता को भरोसा रहता था, पुलिस में भरोसा नहीं होता था और इसी चलते पुलिस को कोई खबर करने वाला नहीं, बल्कि पुलिस जैसे घुसता तैसे पार्टी के पास खबर कर दिया जाता था, खबर आ जाता था। मतलब आप लोग का सूत्र बहुत मजबूत रहता था। जी, हम लोग का इतना जरूर बना करके रखे थे कि हम जो इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ये ताकत, ये हथियारबंद, ये जोखिम कदम ये आपके हित के लिए है। आम जनता लोग भरोसा करता था कि पार्टी हम लोग के लिए है ना। बहुत दिलचस्प कहानी है बड़ा विकास दादा की, जो कि भाकपा माओवादी में 25 लाख के इनामी नक्सली रहे हैं और बताया ये भी जाता है कि अपने दौर के पहले ये नक्सली हैं जिनको जो है सरकार ने 25 लाख का इनाम जिनके ऊपर घोषित किया था। अभी आप देख रहे हैं कि शाम के 7 से भी ज़्यादा बज चुके हैं, पूरी तरीक़े से अंधेरा हो चुका है और अभी हम लोगों को लगभग 200 किलोमीटर यहाँ से जाना है, जिसमें काफ़ी लंबा क्षेत्र जो है वो जंगल है। तो आप अभी ख़त्म कर देना इंटरव्यू और इतने कम समय में दादा का ये जो है इंटरव्यू लेना, पूरा कर पाना ये संभव भी नहीं है। तो दादा का एक और इंटरव्यू हम लोग लेंगे, पार्ट 2 भी इसका लाएंगे हम लोग और बहुत विस्तार से दादा से हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दादा के हाथ में जो ये आवेदन है उसके बारे में एक बार फिर से कहेंगे कि आप बताइए कि ये क्या है, एक बार फिर से बताइए। ये आवेदन है, हम जो ज़मीन हमको मिलना था सरेंडर के बाद में 4 डिसमिल ज़मीन मिलना है, तो हमको सरकार ने गृह विभाग से तय करके भेजा कि बड़ा विकास को ज़मीन लातेहार प्रॉपर शहर में दिया जाएगा। अच्छा। और वो ज़मीन हमको लातेहार यहाँ का जो स्टीयरिंग कमेटी था उसमें डीसी, एसपी, डीडीसी, बोलते हैं कमिश्नर, सभी लोग बैठ करके तय किया है
कि बड़ा विकास को लातेहार शहर में ज़मीन 4 डिसमिल दिया जाएगा। और जब हम जेल में है थे तो हमको ज़मीन शहर में नहीं दे करके जलता पर सही ज़मीन दे दिया गया। तो हम उस ज़मीन को निकलने के बाद में हम पूरे चीज़ को बताए। और जब यहाँ पर डीसी अबू इमरान थे तो वो भी बोले कि नहीं शहर में नहीं दे। हम कहे कि देखा जाए सर इसको। तो बहुत बारीकी से देखने के बाद में अबू इमरान सर इसको एक्सेप्ट किए कि नहीं आपका सही बात कहना है कि ज़मीन आपको शहर में देना है, लेकिन गलतफहमी पहले दे दिया है। हम इसको चयन करते हैं और सिलेक्शन करके हम आपको देवेंगे। तो वो चिट्ठी निकाले और वो हमको एक ज़मीन सिलेक्शन हो करके कर्मचारी अमीन को रिपोर्ट भी बन गया। लेकिन आज नए नए कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, डीसी और सीओ, इन लोग को बहुत चीज़ों को आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में, यहाँ के ट्राइबल अधिकार क्षेत्र में नहीं समझ में आता है। और अभी भी इन लोग कुछ सरकारों को तयशुदा चीज़ों को लागू नहीं करके अपने पावर का मनमानी करते आते हैं, मतलब पावर का गलत इस्तेमाल। तो हमने इस चीज़ को हम डीसी को भी दिए हैं, एसपी को भी दिए हैं, आईजी को भी दिए हैं। तो ये भी आप लोग भी देख सकते हैं, ये हमारा एक लिखा हुआ है यहाँ पर है। अच्छा। ये लिखा हुआ है पूरा, ये मीटिंग में तय किया हुआ है कि सरकार बड़ा विकास को ज़मीन शहर में देने के लिए। देखिए ये लेकिन अभी तक हमको ज़मीन मिला नहीं है, लेकिन हम उसको मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जगह एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखिए इस पॉइंट में है एकदम स्पष्ट। ये देख रहे हैं कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को गृह निर्माण हेतु लातेहार शहर में 4 डिसमिल चयन करके देने संबंध में एकदम स्पष्ट यही चीज़ को हम डीसी को भी दिए। ये जो है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जब आत्मसमर्पण नीति 25 लाख के इनामी रहे हैं और जब ये आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको लातेहार शहर में अगर 4 डिसमिल ज़मीन देना था तो उस वादा को पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ जो है इन्होंने सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया है। तो उसका जो लाभ होता है वो लाभ मिलना चाहिए, वादा खिलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वादा खिलाफ़ी होता है, इतने बड़े इनामी नक्सली जो रहे हैं उनके साथ में अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हो सकता है कि बहुत से जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करना भी चाहते होंगे वो शायद हिचकिचाए नहीं करे। तो क्या लगता है दादा आपको, सरकार अगर मान लेते हैं अपना वादा नहीं पूरा करती है आप लोगों से, तो बाकी के जो नक्सली हो सकता है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करे? नहीं, ये तो सरकार के बिल्कुल खिलाफत बात है। जब सरकार हमारा वादा करके, और ये संदेश हम अभी तक हम दिए नहीं थे, और हमको यहाँ का एसपी और यहाँ के आईजी लोग आश्वासन बार बार देते आ रहे हैं कि आपको हम लोग शहर में ज़मीन दिवाएंगे, जो सरकार के जो अपना तयशुदा नियम पास हुआ है उसको हम लोग लागू करेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ अगर नहीं करते हैं तो इन लोग को सरकार का भरोसा उठेगा। आम नक्सलियों को जो सिलेंडर करने वाला, चाहे बहुत से लोग सिलेंडर कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारे बारे में पूरे बुद्धिजीवी पूरे देश दुनिया में भी जानते हैं कि बड़ा विकास बहुत बड़ा नक्सली था और सरकार का आत्मसमर्पण पॉलिसी के तहत में विश्वास करके आत्मसमर्पण किए हुए हैं। और आप लोग जैसे यहाँ बहुत से लोग हमारे से इंटरव्यू करने भी आते हैं, लेकिन हम अपने सिलेंडर पॉलिसी के तहत में हम सरकार के खिलाफ़ ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन हमने इस बात को हमको मजबूर होकर के हमको बोलना पड़ रहा है कि सरकार हमारे साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है। तो इस तरीके का नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। जो नियम संगत जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए आत्मसमर्पण नीति का, उसका लाभ, मेरी भी अपील है, आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, लातेहार प्रशासन से, कि बड़ा विकास को जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ इनको दे। क्योंकि इन्होंने जो है अपनी अभी बताया ही कि बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ जो है इन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरी तरीक़े से अब जो है रात हो ही चला है, तो इस इंटरव्यू को फ़िलहाल हम लोग यहीं पे रोकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो हम लोग फिर लाएंगे, दादा का दूसरा इंटरव्यू भी हम लोग करेंगे अभी, क्योंकि रात होने वाला है और यहाँ से 200 किलोमीटर लगभग दूर हम लोगों को जाना भी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।